आज हम पढ़ेंगे पुराण, उपनिषद तथा ग्रंथ से संबंधित कुछ तथ्य। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण कहाँ मिलता है? पुराणों में मिलता है। पुराण के रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा, लोमहर्ष तथा लोमहर्ष के पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराण के रचयिता किसे माना जाता है? तो लोमहर्ष अथवा लोमहर्ष के पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराण की संख्या 18 है। पुराण की संख्या कितनी है? 18 है, जिनमें से केवल 5 18 पुराणों से केवल 5 पुराण मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण एवं भागवत पुराण में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। 18 पुराणों में से केवल 5 पुराण में ही मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण एवं भागवत पुराण में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन पुराण सुन सकते थे। स्त्रियां तथा शूद्र को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करता था। स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है। मैत्रेयी संहिता में जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। मैत्रेयी संहिता में जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। जवलोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृतियों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति मनुस्मृति मानी जाती है। स्मृतियों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति मनुस्मृति मानी जाती है। मनुस्मृति शुंग काल का मानक ग्रंथ है। मनुस्मृति क्या है? शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषयों के जानकारी प्रदान करता है। जातक में बुद्ध की
जन्म की कहानी वर्णित है। जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है। कथावस्तु में महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है। कथावस्तु में महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। जैन धर्म जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनका संबंध का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है। चाणक्य को कौटिल्य कहते हैं। चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहते हैं। चाणक्य को कौटिल्य कहते हैं। चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहते हैं। अर्थशास्त्र 15 अधिकरण एवं 108 प्रकरणों में विभाजित है। अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों एवं 108 प्रकरणों में विभाजित है। अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र के अनुवादक साम शास्त्री है। अर्थशास्त्र के अनुवादक साम शास्त्री है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया। कलहन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है। कलहन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है। कलहन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है। राजतरंगिणी का मतलब 8 तरंग होता है। राजतरंगिणी का मतलब 8 तरंग होता है। राजतरंगिणी का संबंध कश्मीर के इतिहास से है। राजतरंगिणी का संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अरबों की सिंध विजय वृत्तांत चचनामा में सुरक्षित है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में सुरक्षित है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में सुरक्षित है। चचनामा के लेखक अली अहमद है। चचनामा के लेखक अली अहमद है। चचनामा के लेखक अली अहमद है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी है। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी है। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी से मौर्य के पहले का इतिहास है तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक अवस्थाओं की जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी से मौर्य के पहले का इतिहास। अष्टाध्यायी से मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है अष्टाध्यायी से। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष संहिता है, ज्योतिष ग्रंथ है।
कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी कात्यायन में भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। फिर भी कात्यायन में भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि कौन थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि के महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। पतंजलि के महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि के महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। पुराण में है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। विष्णु मतलब मान के चलो कृष्णा, और कृष्ण भगवान मोर लगाया करते थे, इसलिए विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सतवाहन वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सतवाहन वंश से संबंधित है। मत्स्य मतलब मछली, और आंध्र नाम का एक मछली होता है, इसलिए मत्स्य पुराण आंध्र सतवाहन वंश से संबंधित है। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। वायु हर जगह होता है लेकिन दिखती नहीं है, गुप्त होती है, इसलिए वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है।